वेलकम पे गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। आज मैथ पेडागोजी का एक टॉपिक उठाकर लेके आए हैं जो मैथ पेडागोजी में बार बार आपसे यह प्रश्न पूछा ही जाता है। हमेशा यह टॉपिक आपसे बार बार देख रहे होंगे कि टॉपिक भर भर का यह प्रश्न पूछा जाता है और आपको बहुत परेशान करते रहता होगा शायद मैथ पेडागोजी जब बनाते हैं तब। तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का मेरा नाम हो गया निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक का मतलब समझिए सर, और उपचयनात्मक का मतलब समझाते हैं। तो आगे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं निदानात्मक। तो निदानात्मक शिक्षण क्या है? निदान देखिए, निदानात्मक मतलब क्या हुआ? निदान, निदान शब्द से मूलतः चिकित्सा, याद रखना है, चिकित्सा यानी विज्ञान में प्रयोग होता है जो रोगी का इलाज करने से पहले उसको लक्षणों का पता लगाने के लिए किया जाता है, जिसको हम लोग निदान कहते हैं। ठीक है, यानी अपनी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। अगर गणित का कोई अध्ययन कर रहे हैं तो छात्रों कि क्या क्या कठिनाई आ रही है, वह कहाँ गलतियां कर रही है, किस प्रकार की गलतियां करते हैं तथा क्यों करते हैं, यदि यह जानना है तो हमें निदान कहलाता है। इसी जानने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? निदान कहते हैं। यानी उसके बारे में गलतियों, जैसे बच्चा है आपके पास आता है पढ़ने के लिए एग्जाम तो बच्चे जैसे गणित को आप उनको दिए बनाने के लिए, तो गणित हुआ क्या है कि माइनस प्लस को समझ में नहीं आया, उसको आप नियम नहीं बताए बोर्ड मास का क्या नियम है। ठीक है, अब डायरेक्ट क्या है, पहले गुना देखा था गुना कर दिया, फिर देखा जोर है तो जोर कर दिया, फिर देखा घटाव है तो घटाव कर दिया। तो इसमें कहना का मतलब क्या है कि जो अध्यापिका होते हैं, जो अध्यापिका, जैसे आप एक अध्यापिका होने वाले हैं या अध्यापक होने वाले हैं, तो अब यहाँ आप एक मान लेते टीचर है, तो आप क्या कीजिएगा, बच्चों के जो कठिनाइयां या गलतियों को जो देख लेते हैं, उन्हीं को, उस गलतियों को जो देखते हैं कि यह बच्चा यहाँ गलती किया, उसी को ढूंढना ही क्या कहा जाता है? निदान कहा जाता है। ये आम भाषा में आप समझने का प्रयास किए। अब देखिए, निदान तो यह समझ गए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं गुरुट के अनुसार। गुरुट के अनुसार निदान का परिभाषा क्या है? देखिए, बोला है क्या कि अधिगम संबंधित कठिनाइयों और कर्मचारियों के स्वरूप ही निर्धारण करना किनके अनुसार यह बताया गया है? तो गुरुट के अनुसार। ठीक है, गुरुट एक मनोवैज्ञानिक था, आप जानते होंगे, क्योंकि आप सेटेट पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए गुरुट के बारे में। अगला आपका क्या, सिम्पसन के अनुसार अगर हम बात करते हैं कि पूछा जाएगा पेडागोजी में कि बताइए सिम्पसन के अनुसार निदान की परिभाषा क्या है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञात प्राप्त करने की कला को ही कार्य है। यह तथ्य परीक्षण एवं आधारित कठिनाइयों की स्पष्टीकरण करना ही, या किसके स्पष्टीकरण करना है, या किनके नियमानुसार है? तो कहिएगा सिम्पसन के अनुसार। तो सिम्पसन के अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न पूछेगा मैथ पेडागोजी में कि सिम्पसन के अनुसार बताइए, गुड के अनुसार बताइए, तो आपको यह परिभाषा आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या कि गणित में निदान पद हेतु। तो निदान पद हेतु के बारे में देखिए, गणित का कुछ निदान पद हेतु बताते हैं, कुछ पॉइंट है, इनके बारे में थोड़ा विचार करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि छात्रों के गणित में किन भिन्न भिन्न पदों, प्रत्यक्ष, चिन्ह, तथ्य आदि उनके छात्रों के सही ज्ञान न हो उनको पता लगाना। सबसे पहले अगर बच्चा आपके पास आता है तो उनके बारे में हम पता क्या लगाएंगे? वास्तविक में बच्चा चिन्ह का तो जान रहा है ना कि ये प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है, इसका तो ज्ञान है या क्या ज्ञान नहीं है? तो ज्ञान नहीं है तो उनको ज्ञान देने की कृपया कीजिए आप। ठीक है, तो यही बोला है कि छात्रों को सबसे पहले हम ज्ञान देंगे प्रत्यक्ष, चिन्ह, तथ्य आदि के बारे में। इसमें छात्रों को प्रतिशत ज्ञात करके उच्च प्रतिशत, निम्न प्रतिशत के रूप में रखा जाएगा। देखिएगा दिया तीसरा पॉइंट में है कि जो भी पद, प्रत्यक्ष, तथ्य आदि छात्रों को स्पष्ट नहीं हुआ तो उनके स्पष्ट न होने के कारण को ही जानना। अब जिन्हें बात चिन्हों की ज्ञात नहीं है, ठीक है, तथ्य की ज्ञात नहीं है या तो पद की ज्ञात नहीं है, तो उनको आप क्या कीजिएगा, सही रूपों से उनको स्पष्ट होने के कारणों का रीजन आपको बताना। अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निदानात्मक परख के पद कुछ बताते हैं, इंपॉर्टेंट है, या आपका कुछ पॉइंट आता है जो एकदम आपको हमेशा निदानात्मक परख के पूछा जाएगा पद। जैसे देखिए, पहला पद आप क्या हो गया कि गणित के क्षेत्र में छात्रों द्वारा गलतियों का पता लगाना। गणित के क्षेत्र में छात्रों के द्वारा गलतियों का पता लगाया जाता है। दूसरा परख का निर्माण, तीसरा हो गया परख का प्रयोग। अगला आपका क्या हो गया, गलतियों का एक साथ उनकी प्रकृति के अनुसार रखना, गलतियों को एक साथ उनके प्रकृति के अनुसार रखना। पांचवा हम देख सकते हैं, अंत में हल गलतियों के कारण यह पता लगाया जाता है कि जिसमें भविष्य में उन कारणों का अध्ययन रखा जाएगा तथा छात्र गलती दोहरा ना सके। यानी बोला है क्या कि बच्चों को आप उसको गलतियां हैं वह गलतियां एक ही बार करे, ये नहीं बार बार अगर गलतियां कर रहा है तो वह निदान नहीं है। एक बार गलतियां करे, फिर बच्चों को वहां पर क्या कीजिएगा, आप समझाइएगा, तो समझाने का क्या होगा कि बच्चा फिर वह दोबारा गलतियां नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका निदात्मक का परख हो गया।
अगला देखिए आप यहाँ पर आ गया उपचारात्मक शिक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण की तो थोड़ा हम बात कर लेते हैं। यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है सर, ठीक है, याद रखिएगा। पूछेगा कौन सा विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है, यहाँ से आपको एक प्रश्न एकदम बनेगा, तो वो आपका कौन सा नहीं है, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण जो है सो मनोवैज्ञानिक नहीं है। या जोन्स के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले दिया हुआ है इनके अनुसार क्या कि उपचारात्मक शिक्षण मूलतः एक उत्तम शिक्षण विधि है जो छात्रों को अपने मानसिक स्तर के अनुरूप प्रगति करने का अवसर देती है या उसे प्रेरणा की आंतरिक विधियों के द्वारा उसकी क्षमता के अनुसार उच्च मापदंड तक पहुंचाती है, और यह कठिनाई की सशक्त पूर्ण निदान पर आधारित तथा छात्रों की आवश्यकताओं एवं रुचियों के अनुकूल होती है। ठीक है, रुचियों के अनुकूल होती है। तो यह किनके अनुसार है, तो यह जेम जोन्स के अनुसार आपका क्या है किया है। अब देखिए सर उपचारात्मक शिक्षण का कुछ सिद्धांत बताते हैं आपको। सिद्धांत इनका देखिए इस प्रकार जो निम्न है। पहला सिद्धांत इन्होंने इनका क्या है कि अध्यापक या छात्र में निकट संबंधी स्थापित किया जाए। पहला क्या है कि आप अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप एक एज ए टीचर हैं, तो आप और जो छात्र हैं उनका जो निकट स्थापित का मतलब होना चाहिए रिलेशन जो होना चाहिए एकदम अच्छी होनी चाहिए और पूरी तरह से होनी चाहिए। दूसरा देखिए दिया हुआ है क्या, अध्यापिका अपने अनुभव के आधार पर विस्तृत दृष्टिकोण बनाए। अध्यापिका जो भी है अपने अनुभव के आधार पर ही विस्तृत दृष्टिकोण अपनाएंगे। तीसरा देखिएगा दिया हुआ, इसके प्रत्येक पहलू बालकों की आयु, रुचि, योग्यता एवं अनुभवों के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह का उनका आयु है, ठीक है, या रुचि है, वह रुचि ले रहा है, या योग्यता है, तो उसी तरह का अनुकूल होना चाहिए। प्रतिकूल नहीं होना चाहिए बल्कि अनुकूल होना चाहिए। प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों के अधिक से अधिक सक्रिय रखना चाहिए, एकदम एक्टिव रखिएगा। ठीक है, कब उपचारात्मक शिक्षण की अगर आप बात कर रहे हैं तो बच्चों को एकदम एक्टिव रखना है। ठीक है, अगला देखिएगा, यहाँ भी निदानात्मक प्रशिक्षणों के निर्माण में दक्ष होना चाहिए। यानी दक्ष होना चाहिए का मतलब एकदम पूरा तरह से सम्मिलित होनी चाहिए। बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण, वो ऐसे बालक होते हैं जो बहुत सारा मतलब पिछड़ जाते हैं पढ़ने द्वारा, उसी को कहा जाता है। तो अब देखिए जैसे इनके भी कुछ रूल्स नियम है, तो इनके अनुसार देखिए क्या बताया गया है कि कमजोर छात्रों के लिए मॉडल चार्ट या आदि प्रयोग के लिए प्रत्यक्षों के साथ स्पष्ट किया जाए। जैसे कमजोर छात्र हैं उनके लिए आप चार्ट का प्रयोग कीजिए या तो मॉडल बनाइए उनके लिए। ठीक है, इस तरह का आपको वहां पर प्रयोग करना होगा क्योंकि वह समझेगा इससे। दूसरा देखिए, छात्रों के लिखित कार्य में सुधार यथासंभव उनके समझ ही हो तथा सुधरी हुई गलतियां को छात्र फिर से न दोहराए। अब क्या कीजिएगा कि जो बच्चा को जो लिखित कार्य हो उनको आप सुधारना होगा, अब आप सुधारिएगा समझ, और वो याद रहे कि फिर वो जो गलती किया है फिर दोबारा गलती ना हो पाए, उनसे ना दोहराया जाए। अगला देखिए पॉइंट दिया हुआ है, कमजोर छात्रों को कक्षा में आगे बैठना चाहिए। ठीक है, जो कमजोर छात्र है उनको आगे बैठाइए, ना कि पीछे बैठाइएगा। पीछे बैठाइएगा तो फिर बेचारा वो फिर तो ध्यान ही नहीं देगा। ठीक है, पीछे कमजोर छात्रों को नहीं पढ़ाया जाता, तो कमजोर छात्रों को आगे बैठाया जाता है। अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कि छात्रों में शुद्ध तथा बड़ा लिखने की आदत डालनी चाहिए जिससे वह गणना करते समय सुविधा हो। ठीक है, अगर छात्रों जो पिछड़ा, खासकर कौन किसका हम टॉपिक की बात कर रहे हैं, जो पिछड़ा हुआ छात्र है उनकी भी बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या करना, बालकों को कहिएगा बाबू थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो और शुद्ध लिखो। ठीक है, इससे क्या होगा कि उसको पढ़ने में आसान होगा, सुविधा रहेगा। अगला यहाँ पर आप पॉइंट देख सकते हैं कि दशमलव, प्रतिशत, अनुपात, एकीक नियम या तो समीकरण, लेखा चित्र आदि उप विषय है जो इनके अध्ययन संबंधी से पढ़ाया जाए। जो बच्चे हैं इनके जो पिछड़े हुए हैं तो दशमलव का ज्ञान दीजिए, प्रतिशत का ज्ञान देना चाहिए, एकीक नियम, तो ये सब सावधानी की तरह से आपको पढ़ाना है। जो खासकर किनके लिए पढ़ाना है, जो पिछड़े बालकों हैं उनके लिए। अगला हम टॉपिक की बात करते हैं कि प्रतिभाशाली जो बालक हो उनके लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, जो पढ़ने में कमजोर है तो हम देख लिए 5 प्रकार का 5 सिद्धांत हम उनको देख सकते हैं, 5 शिक्षण हम आपको दिए। लेकिन जो पढ़ने में अच्छा खासा हो उनके बारे में भी तो उपचारात्मक शिक्षण होना ही चाहिए, एकदम होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर अब समझने का प्रयास। पहला पॉइंट में इनको आधुनिक गणित के विभिन्न शाखाओं में सामने स्थापित करके पढ़ाना चाहिए। ठीक है, आधुनिक गणित जो अभी गणित का मॉडर्न के अनुसार है तो उनको बनाना चाहिए किनको, प्रतिभाशाली बालकों के। इन बालकों को व्यवस्थित सामग्री के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, व्यवस्थित एवं क्रम संबंधित होना चाहिए। ठीक है, व्यवस्थित सामग्री के साथ पढ़ाना चाहिए।
इन बालकों का मूल्यांकन हेतु विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाए। जिस तरह से अगर बालियों को जैसे मूल्यांकन होगा उस तरह से आपको एक्स्ट्रा एग्जाम लेना है, ठीक है, विशेष एग्जाम लेना है ताकि बच्चों को अच्छी तरह से आप समझ पाइए, क्योंकि और उनका जो मानसिकता है और भी आगे चल सके मानसिक रूप से। अगला आप यहाँ पर देखिएगा, ऐसे बालकों के लिए मानसिक, देखिए आई गया बात, ऐसे बालकों को मानसिक एवं मौखिक गणित की अपेक्षा लिखित गणितों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ठीक है। लिखित गणितों पर बच्चों को कहिएगा अधिक ध्यान देने के लिए, ठीक है। खासकर कौन सा बच्चा जो पढ़ने लिखने में सबसे आगे है उनके बारे में बता रहे हैं। अगला आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रतिभाशाली छात्रों के समक्ष कक्षा में कुछ समस्याओं की चुनौती के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। अब प्रतिभाशाली है तो उनके लिए तो कुछ तो समस्याएं उपलब्ध कीजिए, चुनौती के रूप में वो एक्सेप्ट करेगा। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो वो पढ़ने में वह अब जितना माइंड लगाएगा बच्चा उतना वह आगे चल के सक्रिय रूप से या तो प्रतिभाशाली और बनने का चांस रहेगा, यानी मौका रहेगा। अगला यहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं, प्रतिभाशाली बालकों को एक ही समस्याओं को विभिन्न तरीकों से हल करके प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रतिभाशाली एक ही समस्याओं को विभिन्न तरीके से, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं प्रतिभाशाली पर लगा, ठीक है, एग्जाम्पल में 2 + 2 4 होता है। अब कहेगा सर ये तो एक हम जान रहे हैं, तो अब कहिएगा नहीं देखो 1 + 1 हुआ 2 हो गया ना बाबू, फिर कहिएगा 1 + 1 फिर 2 हो गया ना, कहेगा हाँ, तो एक कितना हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये 2 हो गया। तो एक ही तरह से हम कई तरह का बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि तो इसको बोलेंगे देखो 3 + 1 4 होगा, 3 + 1 4 होगा, कहेगा कैसे, तो 3 अब 1 4 हो गया। तो कई तरह मतलब अनेक तरह का, ठीक है, विभिन्न तरीकों से आप हल करके बच्चों को समझा सकते हैं। तो यह आपका किसके बारे में था, तो यह आपका प्रतिभाशाली बाल को। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट लेके आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है खासकर। अब यहाँ पर देखिए, अब आपसे बात करने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चन का। तो प्रीवियस क्वेश्चन कैसा आया था तो समझिएगा। एक छात्र गणितीय गणना में किसके द्वारा करता है, छात्र या चर्चा या बहस के द्वारा, दूसरा मौखिक है, तीसरा आपका लिखित हो गया, चौथा अभ्यास हो गया। तो आपको ये तो कहेंगे तो देखिए हम आपका आंसर आराम से मार सकते हैं, किसके द्वारा हो जाएगा, अभ्यास के द्वारा। प्रश्न हम यहाँ पर ले लेते हैं कि पाइथागोरस परिमेय, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय को किस विधि द्वारा समझाया जा सकता है, विश्लेषण विधि द्वारा, विश्लेषणात्मक विधि द्वारा, या क्या आगमन, या तो प्रयोगशाला, या तो व्याख्या विधि। तो आगमन या तो निगमन विधि द्वारा, आगमन या निगमन विधि द्वारा। अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि ये आगमन और निगमन क्या है, चलिए इसके बारे में हम आपको आगमन निगमन के बारे में अगर अभी तक नहीं समझे फिर समझ लीजिएगा। देखिए आगमन और निगमन विधि के बारे में हम बात करते हैं। आगमन विधि किसे कहते हैं, अ से पकड़ लीजिए, अ से उदाहरण, अ से उदाहरण। तो उदाहरण से जो नियम की ओर चलेंगे उसको आगमन विधि कहेंगे, ठीक है। देखिए अनुक्रम के आधार पर या उदाहरण से सिद्धांत अथवा ज्ञात से मूर्त को या तो स्वरूप का पालन करना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आगमन विधि, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं, देखिएगा। जैसे देखिए उदाहरण, पहले बच्चा क्या करेगा ना, आप जो टीचर है उसमें बच्चों को पहले क्या कीजिएगा, वृक्ष दिखा दीजिएगा, ठीक है। वृक्ष का मतलब हो गया पौधा, पौधा आप मान लेते हैं यह पौधा है, ठीक है, यह पौधा है मान लेते हैं, यह पौधा हो गया, ठीक है। ये जड़ मान लेते हैं, चलिए ये भी आपका हो गया, ये आपका जड़ हो गया, ठीक है। अब पौधा, यहाँ पर आप सूर्य का प्रकाश डाल दिए, सूर्य पार दिए, सूर्य का प्रकाश पौधा पर जा रहा है, ठीक है, पराबैंगनी किरण। अब कहेगा देखो बाबू यह जो है ना सूर्य है ना, सूर्य से जो किरण निकलता है वह किस पर पड़ता है, तो कहेगा कि पौधा पर पड़ रहा है। तो पौधा कहेगा भोजन कैसे बनाता है, तो सबसे पहले आप दिखा दिए, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण का क्रिया बताएं। तो सबसे पहले आप जो दिखाइएगा उसी को आगमन विधि कहेंगे, ठीक है। तो पहले क्या किए हैं आप उदाहरण बता दिए। लेकिन निगमन विधि में ऐसा नहीं होता है। निगमन विधि कैसा क्या होगा, तो निगमन देखिए, निगमन का मतलब हुआ नियम से उदाहरण की ओर, तो नियम से जो उदाहरण की ओर पालन करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, निगमन विधि, एकदम साफ है। तो उदाहरण आगमन विधि और निगमन विधि आप समझ गए। अगला विधि क्या होता है कि व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि किसे कहेंगे, तो शिक्षक केंद्रीय पद्धति जिनमें से छात्र निष्क्रिय शिक्षार्थी होते हैं। कहने का मतलब है जिनमें से बालक जो होता है, छात्र एकदम एक्टिव, निष्क्रिय होना चाहिए, ठीक है, सक्रिय नहीं बल्कि निष्क्रिय, यानी बोलिए एक्टिव नहीं होना चाहिए। और इसमें जो केंद्रित होता है वो कौन सा होता है, शिक्षक केंद्रित होता है। प्रश्न देखिए यहाँ से पूछेगा शिक्षक केंद्रित पद्धति किसे कहा गया, तो किसे कहा गया है, व्याख्या विधि को कहा गया, जिसमें शिक्षक केंद्रित हो, याद रखना है, फिर से समझिएगा। शिक्षक केंद्रित पद्धति किसे कहा गया है, तो कहिएगा व्याख्या विधि को। यहाँ पर आप छात्र क्या है, यहाँ छात्र एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, बल्कि क्या है, चलिए समझ गए होंगे। प्रयोगशाला विधि, एक और विधि आता है प्रयोगशाला, यह विधि जिनमें छात्र अभ्यास करके अनुभव से सीखते हैं। तो जिनमें से छात्र अनुभव करके सीखते हैं उसे प्रयोगशाला विधि कहते हैं। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल पर अगर आप नए हैं तो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चूंकि मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।